हेलो स्टूडेंट, कल अपनी बात हुई थी मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रियाविधि की, जिसमें अपन ने आमाशय में पाचन को पढ़ लिया था। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, आमाशय के बाद भोजन अग्रसर हो जाता है काइम के रूप में छोटी आंत्र की ओर। तो अपन छोटी आंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि छोटी आंत्र में भोजन का कैसे पाचन होता है। तो एक स्पेशल पॉइंट है कि मानव में सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत्र में ही संपन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। आपको मैं बता दूं, भोजन के जितने भी अवयव हैं, जैव अणु, जैसे अगर अपन बात करें जैव अणुओं में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, तो उन सभी जैव अणुओं के पाचन के लिए पाचक एंजाइम उपस्थित हैं छोटी आंत्र में। विभिन्न पाचक रस उपस्थित होते हैं। यहाँ 3 पाचक रसों का अपन अध्ययन करेंगे। अग्नाशयी रस जो अग्नाशय ग्रंथि से आएगा, पित्तरस जो आपको पता है यकृत इसका स्रावण करता है और पित्ताशय इसे संचय करता है, जो यकृत पित्त वाहिनी से आगे आएगा, जो ग्रहणी भाग में खुलती है, और ग्रहणी छोटी आंत्र का ही भाग है। आंत्रीय रस जो आंत्र की कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे किसकी? अग्नाशय रस की। अग्नाशय रस की अग्नाशय ग्रंथि के बहिश्रावी भाग द्वारा अग्नाशय रस का स्रावण किया जाता है। अब बहिश्रावी भाग कौन सा है? एसिनाई। अगर आपको याद हो तो अपन ने बात की थी किसकी? एसिनाई पार्ट की, जो 99% पार्ट है एसिनाई। वो एसिनाई पार्ट जो है 99% पार्ट, वो बहिश्रावी प्रकृति का है, जिससे एंजाइम का स्रावण होता है। तो अग्नाशय रस है जिसमें निम्न प्रोटीन पाचक एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम, इनके नाम याद होने चाहिए। ट्रिप्सिनोजन, जन लगा हुआ है तो इसका मतलब निष्क्रिय है। काइमोट्रिप्सिनोजन व प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड, इन एंजाइमों को आंतरिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि आंतरिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित एक कारक है, एक एंजाइम है। ये भी एक एंजाइम है, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है? इनको निष्क्रिय से सक्रिय रूप में बदलना। एंटेरोकाइनीज द्वारा सक्रिय रूप में परिवर्तित किया जाता है। किस तरीके से? तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है उसे एंटेरोकाइनेज बदल देता है ट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिनोजन को बदल देता है, ट्रिप्सिन ही बदल देता है। अब ये कास्केड मैकेनिज्म है। प्रथम अभिक्रिया का जो ट्रिप्सिनोजन है, जन हट जाएगा तो ट्रिप्सिन बच गया। तो ट्रिप्सिन जो है वो अब एंटेरोकाइनेज की तरह यहाँ पर काम करेगा उत्प्रेरक का। तो इसको कास्केड मैकेनिज्म कहते हैं, कास्केड का प्रभाव कहते हैं। ये थोड़ा सा ऐसी अभिक्रियाओं को कास्केड ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसे कास्केड का प्रभाव कहते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन, इसको ट्रिप्सिन बदल देगा काइमोट्रिप्सिन में। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड को बदल दिया जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइड में। इस तरीके से वो सब सक्रिय रूप में आ जाएंगे। इसका थोड़ा सा अध्ययन अपन ने पहले प्रोरेनिन्स और रेनिन में बदलने के लिए किया था। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में जन हटाने के लिए किया था। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो इन एंजाइमों के कार्य देखिए, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो आमाशय में प्रोटीन थोड़ा बहुत टूट चुका था तो पेप्टाइड्स बन गए थे, और कुछ प्रोटीन बचा हुआ था उसे अब डाई पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में बदल दिया जाएगा। अमीनो अम्ल में बदलते ही अब उसका क्या होने लग जाएगा? सरलीकरण हो गया, वो सरल हो गया। तो उसका क्या होने लग जाएगा? अब अवशोषण। क्या होने लग जाएगा? अवशोषण। उसका अवशोषण संभव हो जाएगा। तो यहाँ से ये अमीनो एसिड जो है इसका अब क्या संभव है? अवशोषण संभव है। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपन। तो स्टार्च को एमाइलेज माल्टोज में बदल देगा। वसा को लाइपेज, वशीय अम्ल और मोनोग्लिसरॉल में बदल देगा। न्यूक्लिक अम्ल तो डीएनए और आरएनएज नामक एंजाइम जो हैं उसे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देंगे, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में बदल देंगे। इस तरीके से इसको अग्रसर करते हैं। तो पित्तरस के बारे में आपको पहले से ही अध्ययन है कि वसा का पाइसीकरण करता है। पाइसीकरण क्या होता है? बड़े जो वसा के अणु हैं उन्हें सिर्फ सूक्ष्म रूपों में बदलना, छोटे रूपों में बदलना, क्योंकि लाइपेज इस पर आसानी से क्या कर सके? कार्य कर सके। लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करना। आंत्रीय रस, आंत्र ग्रंथियों द्वारा आंत्र रस का स्रावण होता है, जिसमें विभिन्न एंजाइम उपस्थित होते हैं।
जो भोजन को सबसे सरल रूप में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। अब ये सबसे सरल रूप में किस तरीके से परिवर्तित करते हैं, तो इसकी क्रिया देखो ये रही। माल्टोज अब डाइसेकेराइड है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है। अपन ने कल ही बात की थी कि अगर अपन ग्लूकोन-डी से एक ग्लूकोज की बाइट लेते हैं तो अपन उसका सरलता से उसका अवशोषण कर सकते हैं। सुक्रोज, तो उसमें सुक्रोज में एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है। लैक्टोज में ग्लूकोज और लैक्टोज का मॉलिक्यूल है। इसके लिए एंजाइम जो है उसका नामकरण उसकी क्रियाकारक के आधार पर ही हुआ है। देखो क्रियाकारक के आधार पर कैसे, माल्टोज तो एज लगते ही ASE होते ही एंजाइम हो जाता है। एज जो है प्रत्यय, जो शब्द के पीछे लगते हैं वो सब प्रत्यय हैं और शब्द के आगे लगते हैं उपसर्ग, तो अपन कह सकते हैं कि एज प्रत्यय लगते ही वो एंजाइम बन जाता है। तो माल्टोज से माल्टेज, सुक्रोज से सुक्रेज, लैक्टोज से लैक्टेज, इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। वसा का पाचन होगा तो वसा को लाइपेज बदल देगा किसमें, ग्लिसरॉल और वशीय अम्ल में। इस तरीके से डाइपेप्टाइड जो है उसको पेप्टिड्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो सबसे सरल भोजन है। यहाँ पर देखो एक लाइन लिखी हुई है, प्रोटीन के अणु ट्राइग्लिसराइड अणुओं के साथ मिलकर और जुड़कर ही अवशोषित होते हैं। इसे कोइलो, जो अपन कह सकते हैं काइलोमाइक्रोन कहते हैं। ये काइलोमाइक्रोन संरचना क्या है, तो आप ध्यान रखें कि जो प्रोटीन के अणु होते हैं, जैसे ये प्रोटीन का अणु है तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे वसा के अणु भी चिपक जाएंगे। तो एक साथ किसका अवशोषण हो जाएगा, प्रोटीन और वसा दोनों का अवशोषण हो जाएगा। तो वो जो अणु हैं वो क्या कहलाते हैं, काइलोमाइक्रोन। अवशोषण, देखो अवशोषण क्या होता है, छोटी आंत्र के मध्यांतर व शुद्धांतर भाग में कई वलन, रसांकुर व लाखों सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं। अंगुली समान प्रवर्ग याद हो तो आपको इस तरीके से, इनके ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म रसांकुर, ये एक सूक्ष्मांकुर है बहुत सारे लाखों, और एक छोटा क्या है अंगुली समान ये रसांकुर। तो इस तरीके से आपको याद है, जो अवशोषण को दोगुना सौगुना बढ़ा देते हैं, बहुत अधिक कर देते हैं, जिससे सरल भोज्य पदार्थ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, अमीनो अम्ल रक्त केशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वसाणु ग्लिसरॉल केशिकाओं के द्वारा विसरण विधि द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मिसेल, वसा के अणु पित्त लवणों के साथ जुड़कर अवशोषित होते हैं, उस संरचना को मिसेल कहते हैं। स्वांगीकरण, अगर अपन बात करें स्वांगीकरण की, तो स्वांगीकरण क्या है, जो अवशोषित सरल भोज्य पदार्थ है उसके कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां उपस्थित ऑक्सीजन से ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। जो ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है वही स्वांगीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वांगीकरण। बहिक्षेपण, तो देखिए बहिक्षेपण कौन सी प्रक्रिया है, सबसे अंतिम, कि छोटी आंत्र से अपचित भोजन बड़ी आंत्र के सिकम व कोलोन भाग में पहुंचता है, जहां इसे अपचित भाग से जल व मुख्य खनिज लवण पुनः अवशोषित होते हैं। यह भोजन का पाचन नहीं होता है, सिर्फ जल व मुख्य खनिज लवण पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, तथा अपचित भाग में जिसमें मृत जीवाणु कोशिकाएं श्लेष्मा, पित्तवर्णक, इंडोल व एसिटोल नामक वर्णक उपस्थित होते हैं। इस भाग को बड़ी आंत्र के अंतिम मलाशय भाग में एकत्रित कर दिया जाता है, जहां से इसको नित्य क्रम के साथ साथ क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो मलाशय भाग है उसमें 20 mm Hg का दाब उत्पन्न होता है, जिस कारण तंत्रिका नियंत्रण द्वारा गुदा द्वार से अपचित अवशिष्ट भोजन पदार्थ को बहिक्षेपण द्वारा बाहर कर दिया जाता है। मतलब इसका भी एक प्रेशर जनरेट होता है, जो अपचित भोजन अवशिष्ट पदार्थ है उसे शरीर से बाहर करने के लिए। नेक्स्ट अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है इसी में, विटामिन्स। तो विटामिन्स भोजन के सूक्ष्म अवयव हैं जो विशेष भोज्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये भी भोजन से ही प्राप्त होते हैं विटामिन्स, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में। 2 प्रकार के हैं, जल में विलय और वसा में विलय। इसकी एक ट्रिक है, आपके पास जितने भी विटामिन हैं उनको आप दोनों भागों में बांट सकते हो, जल में और वसा में। तो उसे याद रखने के लिए आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें। ये ट्रिक क्या कहती है, तो देखो ये ट्रिक कहती है कि जो WBC है, वाटर, W मानी वाटर, B और C, B समूह है, B जो कॉम्प्लेक्स है वो और C विटामिन B1, B2, B3, B6 ये सब तो हैं
जल विलय, और सी भी क्या है, जल विलय, मतलब WBC। बाकी बचे हुए ADE के सब वसा विलय हैं। इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। देखो, कुपोषण, भोजन में पोषक तत्वों की अपूर्णता या कमी ही कुपोषण कहलाती है। अगर आपने देखा हो कई बार एडवर्टाइजमेंट में, जो आमिर खान का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें भी कई बार आपने देखा होगा कि वो कुपोषण से पीड़ित बच्चों को दिखाता है तो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ये ऐसा क्यों है? और बहुत ही लाखों की संख्या में विश्व में कुपोषण से शिकारित अभी तक भी बच्चे हैं। होता क्या है, उन बच्चों को प्रारंभ से ही, जन्म के बाद प्रारंभ से ही क्या मिलती है, अपूर्ण या कमी वाले पोषक तत्वों के भोजन मिलता है, संतुलित भोजन आहार नहीं मिलता है उन्हें, इसलिए वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसके 4 अलग अलग प्रकार हैं। अल्प कुपोषण, लंबे समय तक भोजन में अल्प तत्वों की उपस्थिति, जैसे आप हल्का भोजन खा रहे हैं लगातार ही कुछ समय तक, तो भी आप अल्प कुपोषण हो जाएंगे। अति कुपोषण, लंबे समय तक अधिक पोषक तत्वों की कमी, मतलब भोजन में पोषक तत्वों की कमी ही कमी है। असंतुलित, मतलब आप भोजन में कुछ तत्वों की तो बहुत अधिकता है और कुछ तत्व है ही नहीं, जैसे प्रोटीन है ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट, ऐसे बच्चे असंतुलित कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा फास्ट फूड, जो बच्चे सुबह और शाम दोनों टाइम फास्ट फूड का ही सेवन करते हैं और बस, और किसी प्रोटीन भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। विशिष्ट न्यून, तो कुछ विशिष्ट भोजन तत्व की कमी से, जैसे आयोडीन, गलगन रोग, ग्वाइटर, तो इस तरीके से डिजीज। आयरन तत्व है तो रक्त की कमी, ये हो सकते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, क्वासिओरकोर, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मैरिस्मस, प्रोटीन व कैलोरी की कमी से। जीरोप्थेल्मिया, विटामिन ए की कमी से। ये रतौंधी वाला डिजीज़ ही है जिसमें रात्रि के समय कम प्रकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है। रक्ताल्पता, खून की कमी। Fe, आयरन की कमी से। गलगन, आयोडीन की कमी से। इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है और आकार अनिश्चित हो जाता है उसका। और लास्ट में अपने पास विटामिन की टेबल है जिसको आपको रूपरेखा में याद करना है। इस प्रकार अपना जो मानव पाचन तंत्र है वो आज संपन्न हुआ। कल अपन श्वसन तंत्र की ओर अग्रसर होंगे। कल अपना न्यू लेक्चर आएगा, न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे अपन श्वसन तंत्र को। तो सभी बच्चे इसके नोट्स प्रिपेयर रखें क्योंकि आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जल्द ही जब स्कूलें ओपन होंगी तो आपको ये जो अध्ययन सामग्री है बहुत ही अधिक लाभदायक होंगी। तो आप इसे ज़रूर नोट्स कर लें, नोट्स में अपने लिखित संयोजित कर लें और आप इनको सुसंयोजित रखकर विद्यालय में जब भी आएँ तब लेकर आएँ और आप अपना अध्ययन क्रम से चालू रखें। ये समय बहुत अमूल्य है। धन्यवाद।